नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज की खबर के साथ, जहां पर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है। गैंगस्टर माजिद अनावरुल और अकबर पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए दोनों गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई इन दोनों गैंगस्टर के खिलाफ प्रयागराज की पुलिस ने किया है। इनकी संपत्तियों को जब्त किया है। 60 बिस्वा और 3.5 बिस्वा जमीन पुलिस ने कुर्क किया है और इसे सरकारी संपत्ति के साथ अटैच कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी कार्रवाई प्रयागराज की पुलिस ने किया है। ये दोनों गैंगस्टर हैं, इनकी जमीन को कुर्क किया गया है। 60 बिस्वा और 3.5 बिस्वा जमीन को प्रशासन की ओर से कुर्क किया गया है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के तहत ये दोनों गैंगस्टर हैं, माजिद अनावरुल और अकबर। माजिद और अकबर की संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया है। ये दोनों इलाके के चर्चित गैंगस्टर हैं, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। माजिद अनावरुल और अकबर पर शिकंजा कसा गया है। दोनों गैंग की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। 60 बिस्वा 3.5 बिस्वा जमीन की कुर्की होगी और इसको अटैच किया जाएगा। आलोक मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। आलोक, कब ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से अंजाम दी जाएगी? जी विद्या, देखिए संगम नगरी प्रयागराज में सबसे बड़े माफिया डॉन अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, उनके ऊपर एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 दिन पहले उनके भाई अशरफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी, उनकी जमीनों को कुर्क किया गया था। इसके बाद पूरा मुफ्ती थाना अंतर्गत माजिद अनवरुल और बच्चा मुंशी व गैंगस्टर अकबर की क्रमशः 60 बिस्वा की जमीनों की कुर्की की गई है। कुर्की किए जाने के बाद इसकी जो कीमत है वो 5 करोड़ के ऊपर बताई गई है और 5 करोड़ से ज्यादा की यह संपत्ति राजस्व में शामिल कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बराबर इस बात की तस्दीक दी थी कि जो भी भूमाफियाओं की जमीन है उस पर कब्जा सरकार करने के बाद उसे मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी और इसके साथ ही डॉक्टरों को दिया जाएगा। तो इसके तहत एक बड़ी भूभाग अब प्रशासनिक अमले की ओर आ गया है। दूसरी चीज मैं आपसे विद्या ये बताना चाहूंगा कि जो इनकी संपत्तियां हैं इनको कुर्क किया गया है और जो बड़ी संपत्तियां हैं, जैसे पूर्व विधायक हैं माफिया डॉन विजय मिश्रा, उनकी जमीनों को और उनके मार्केटों को गिराया गया। इसके साथ ही अतीक अहमद के साथियों को, अतीक अहमद की बिल्डिंग को गिराया गया है, लेकिन उसके कुएं को अभी तक हटाया नहीं गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर विद्या इन जमीनों को खाली कराकर प्रशासनिक अमले में शामिल किया जाए और लोगों को दिया जाए तो काफी बड़ी राहत लोगों को रहने के लिए होगी। जी विद्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रयागराज की पुलिस, ये गैंगस्टर है माजिद अनावरुल और अकबर, जिन पर कार्रवाई होगी। दोनों गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की जाएगी। 60 बिस्वा और 3.5 बिस्वा की जमीन को कुर्क किया जाएगा। तो ये दो गैंगस्टर हैं, दोनों गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। 60 बिस्वा 3.5 बिस्वा की जमीन इनकी कुर्क की जाएगी। सीतापुर से बड़ी खबर है। हिस्ट्री शीटर के लिए बीजेपी नेता की एक फोटो हिस्ट्री शीटर के साथ वायरल हो रही है। हिस्ट्री शीटर के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता की फोटो वायरल हो रही है। बीजेपी नेता मुकेश अग्रवाल के साथ माफिया नफीस नजर आ रहा है। पुलिस ने नफीस पर 14A के तहत बड़ी कार्रवाई की है और नफीस की 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया था। इस विवादित कॉलोनी केशव ग्रीन सोसाइटी का मालिक भी है मुकेश अग्रवाल। कॉलोनी के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबे वक्त से सुनवाई चल रही है। बीजेपी नेता के साथ फोटो वायरल होने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक हिस्ट्री शीटर के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता का फोटो वायरल हो रहा है। नफीस है, जिसकी 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। 14A के तहत पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है और इस फोटो के वायरल होने के बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मुकेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का नेता है
और बीजेपी नेता के साथ हिस्ट्री शीटर है नफीस, उसका फोटो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और उसको लेकर कई सारी बातें भी आम लोगों की तरफ से की जा रही है। नफीस पर 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया था और उस पर 16A के तहत कार्रवाई की थी। आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मॉकड्रिल के मामले में अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई है। आगरा के पारस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। प्रशासन की जांच में वायरल वीडियो को सच पाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अस्पताल पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है और इस मामले में अस्पताल पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अस्पताल से मरीजों को अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। पारस अस्पताल पर कार्रवाई से अब स्टाफ जो अस्पताल का है वो बौखला गया है और बाहर खड़े लोगों के साथ वो मारपीट कर रहा है। कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों के साथ मारपीट की है, उनको हड़काया है। अस्पताल के संचालक और डॉक्टर अरिंजय जैन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पारस हॉस्पिटल के मामले में अरिंजय जैन का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में मॉकड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत की बात सामने आई है। और इस पूरे प्रकरण पर न्यूज वन इंडिया के कुछ सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगरा का ये जो पारस अस्पताल है, इस पर प्रभु की मेहरबानी कब तक होगी? पारस पर प्रभु की मेहरबानी कब तक? पारस अस्पताल पर सिर्फ महामारी एक्ट पर ही मुकदमा क्यों? क्योंकि 22 लोगों की जान गई है, अब वो भी एक मॉकड्रिल के नाम पर। लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? अस्पताल पर हत्या का प्रयास करने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? पारस अस्पताल को गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? यह भी एक अहम सवाल है। और उससे भी एक बड़ा सवाल कि अस्पताल के जो गुंडे हैं जिन्होंने मारपीट की है वो कब गिरफ्तार किए जाएंगे? इस मामले में डॉक्टर अरिंजय जैन की गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि उसी ने पूरा सच स्वीकार किया है, उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जो ब्रिजेश इस वक्त आगरा में पारस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं। ब्रिजेश, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो कार्रवाई हो रही है? अभी तक जो आरोपी हैं वो खुले कैसे घूम रहे हैं? अस्पताल के गुंडे लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, आखिर इतनी ताकत इनको कहां से मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन की इतनी मेहरबानी पारस अस्पताल पर क्यों है? क्यों अब तक एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया? सबसे अहम बात यह है कि अगर प्रशासन ये मान रहा है कि वो वायरल वीडियो सच्चा है, अगर उस वायरल वीडियो में सच्चाई है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? जिन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया, क्या वो धाराएं इस पूरे अपराध के लिए, जिसको जघन्यतम की श्रेणी में लाया जाता है, जघन्यतम समझा जाएगा, क्या इस जघन्यतम अपराध के लिए ये धाराएं पर्याप्त हैं? क्या ऐसा साफ तौर पर परिलक्षित नहीं हो रहा है कि प्रशासन इस पूरे अस्पताल प्रबंधक को बचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है? ये सबसे बड़े सवाल है। 26 अप्रैल को ऑक्सीजन मॉक ड्रिल हुई थी, ये बात खुद प्रबंधक ने स्वीकार कर लिया, ये बात प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। अब रही बात वहां मौतों की कि वहां मौतें हुई थी या नहीं हुई थी। बहुत सारे आई विटनेस है, मैं आपको उनकी तरफ ले जा। प्रियंका, मैं कुछ परिजनों से जो है बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। 1 मिनट उनको जो अपने साथ लेना चाहूंगा कि अगर वो मेरे साथ आ रहे हैं। प्रियंका, 1 मिनट।
मैं आपको एक बच्ची के साथ रूबरू कराता हूं जिसकी मां की मौत 26 अप्रैल को हुई थी। उसके उन मासूम सवालों को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रियंका, 26 अप्रैल को आपकी मां की मौत हुई थी। आपकी मां की मौत कैसे हुई? ऑक्सीजन की कमी से हुई। ऑक्सीजन की कमी से हुई। हाँ जी। क्या जब डेड बॉडी आप लोगों को मिली उस समय स्थिति क्या थी बॉडी? उस समय मेरी मदर का शरीर नीला पड़ा हुआ था, जो कि ऑक्सीजन की कमी से ही होता है। और हमें सुबह 4 बजे फ़ोन आता है कि 26 तारीख को कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है हॉस्पिटल में, आप अपने मरीज़ को कहीं और लेके जाइए। आपको क्या लगता है, जिस मॉक ड्रिल की बात की जा रही है कि मॉक ड्रिल से 22 मौतों के सवाल उठाया जा रहा है, प्रशासन कह रहा है केवल 4 मौतें हुई, अस्पताल प्रबंधन कह रहा है केवल 4 मौतें, आप लोग अस्पताल में थे, आप लोग मानते हो केवल 4 मौतें हुई थी? नहीं, 4 मौतें नहीं, हमारे सामने ही करीब 7 से 8 डेड बॉडीज निकली थी हमारी मदर के पहले, और हम लोग जब लेके गए उनको, उसके बाद कितनी निकली हैं वो पता नहीं, क्यों फिर 4 कैसे निकली, 8 निकली हमारे सामने, फिर उसके बाद और भी निकली होंगी, तो 4 तो मौतें हो ही नहीं सकती। जो 22 मौतें, जो 22 बोल रहे छांट दिए गए, वो शब्द का यूज जो किया गया है। आपने बताया था कि उस वक्त सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे ताकि परिजन जो है अंदर की स्थिति न देख पाए। बिल्कुल, सुबह 10 बजे मेरे फादर यहाँ वेटिंग एरिया में गए जब, तो वो कैमरे बंद कर दिए गए थे। 25 की रात तक वो कैमरे चल रहे थे, फिर 26 को सुबह बंद कर दिए, जिसका कारण जैसा कि उस मॉक ड्रिल में भी है, ताकि हम अपने मरीज को देख ना सकें। आपको लगता है आपकी पत्नी की जो मौत हुई वो उस मॉक ड्रिल की वजह से हुई? बिल्कुल, ये जानबूझ के, जब मुझे बताया नहीं जा रहा है कि पत्नी खत्म हो गई है और 3:30 बजे मुझे शाम को बताया जा रहा है कि आपकी पत्नी की डेथ हो गई है, न तो हम सीसीटीवी कैमरे में देख पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? ये तो सीसीटीवी कैमरे कितनी देर के लिए बंद किए गए थे? मैं तो करीब 12 साढ़े 12 बजे तक रहा हूँ, तब तक चालू ही नहीं हुए। तब तक चालू नहीं हुए जो है। तो आप लोग को बताया गया कि ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन का अरेंज कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उस वक्त उस बीच में आपकी पत्नी से कोई कम्युनिकेशन या आप देख पाए, उनसे बात कर पाए? नहीं, छोटे वो बड़े बेटे से थोड़ा बहुत बात हुई हो तो नहीं कह सकता हूँ। हाँ। और मुझसे कोई बात नहीं हो पाई। तो आपको लगता है कि मॉकड्रिल की वजह से ही मौत हुई है? बिल्कुल। अब तक जो एक्शन लिया है बेटा पुलिस ने या प्रशासन ने, आप सेटिस्फाई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सील करने से, सील तो पिछली बार भी हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ा है उन पे? कुछ नहीं, फिर से खुल गया हॉस्पिटल, फिर से लोगों को पैसे वसूली करने लग गए, फिर से लोगों को मौत के घाट उतारने लग गए। सिर्फ सील करने से, ये अभी सील हुआ है, अगली साल फिर खुल जाएगा। हर साल ये सील करने से थोड़ी ना होगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, बंद किया जाए ये बिल्कुल ही। किस तरह का एक्शन चाहते हो आप लोग? आपकी माँ की जान गई है, आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है परिजन इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जब उनको पता चला कि जानबूझ करके उनकी जो है एक तरह से जो है जान गई है, जान ली है, इन लोगों ने हत्या की है हमारे परिजनों की। जो 22 लोग छांटे हैं, ये हत्या ही की गई है, और यही गुहार है हमारी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जेल में डाला जाए। हॉस्पिटल स्टाफ जो इस तरीके से बिहेव करता है अटेंडेंटों के साथ, वो बहुत गंदा रहता है इनका, और प्रशासन झूठ बोल रहे हैं या हॉस्पिटल झूठ बोल रहा है, पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारे मरीज की जान उसी मॉक ड्रिल की वजह से ही हुई है। आप सुनिए, इन सवालों को सुनिए, आप झकझोर जाएंगे, आपकी आत्मा झकझोरने लगेगी कि आखिर किस तरीके से ये जो मौतें हुई हैं। दरअसल ये मौतें अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बच्ची कह रही है कि उसकी मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस अस्पताल में इलाज के लिए आई, उसकी मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस मॉक ड्रिल का शिकार हो गई। जो है सबसे बड़ी बात है, भले प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये पीड़ित, ये परिजन बता रहे हैं कि आखिर यहां पर किस तरीके से मौत का खेल खेला गया, किस तरीके से जानबूझ करके 96 लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई गई। सबसे बड़ी बात यह कि 96 लोग उस वक्त ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे और उनकी ऑक्सीजन को बंद किया गया। क्या मालूम, ये तादाद 22 हो सकती है, 22 से बढ़ भी सकती है, 22 से कम भी हो सकती है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति की जान गई है तो गुनहगार तो आप हो, क्योंकि आप जानते हुए भी आपने एक कृत्य किया। मेडिकल टर्मोलॉजी में किसी भी तरीके की ह्यूमन मॉक ड्रिल जघन्यतम अपराध माना जाता है, उसे सीधे तौर पर अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी में लाया जाता है। तब भला सवाल यह कि अगर आपने जानते हुए यह कदम क्यों उठाया, जानते हुए आपने ये मौत की मॉक ड्रिल क्यों की, जानते हुए आपने ऑक्सीजन बंद क्यों की। और दूसरी बात,
इससे बड़ा सवाल उस प्रशासनिक तंत्र पर है जो लाशों के ढेर पर खड़े अस्पताल संचालक को अभी भी बचाने पर लगा है। अभी भी जिन धाराओं पे मामला दर्ज किया गया है, क्या समझ में आएगा एपिडेमिक एक्ट के वायलेशन पर आपका आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, आप एपिडेमिक एक्ट में दर्ज किया गया है, आपदा एक्ट में दर्ज किया गया। ये सब धाराएं ऐसी है जो बेलेबल हैं, यानी कि इन धाराओं में अगर चाहेंगे तो बड़े आराम से बेल मिल जाएगी। भला आप सोचिए, इतने जघन्यतम अपराध के लिए एक एफआईआर है ये, दरअसल उसके लिए एक प्रोटेक्शन वॉल है एक तरह से, जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए अस्पताल कुछ दिन सील रहेगा, एफआईआर कुछ दिन रहेगी, उसके बाद फिर एक बार उसी कृत्य पर लिप्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर बेगुनाहों की जानों के साथ खिलवाड़ करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है वो पूरा वानगी और ये है पूरी वो स्क्रिप्ट जो प्रशासन ने रची है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि पारस पर प्रभु की कृपा कब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कानपुर से अगली खबर है जहां पर एक लोडर और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई और इस भीषण टक्कर में, इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान गई, 17 लोगों की मौत हो गई है। और इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और जो पीड़ित हैं उनको तत्काल मदद के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। दुर्घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सचेंडी थाना क्षेत्र के किसान नगर की एक घटना है। देखिए, घटना दुखद है और मैं स्वयं घटनास्थल से ही आ रहा हूँ। मैं कहीं था बिदनू क्षेत्र में जानकारी हुई तो मैं वहाँ पहुँच गया था। घटना के ठीक 20-25 मिनट बाद में पहुँच गया था और तमाम गाड़ियों से जो डेड बॉडी है उनको भेजा गया। अब जिम्मेदारी ये है कि जो मृतक हुए उनके प्रति संवेदना है, लेकिन जो घायल हैं उनको हम कैसे बचाएं, ये पहला काम है, इसलिए उनको भेजा गया। और जो लोग अभी भी हैं गाड़ी में, गाड़ी पलट गई है बस काफ़ी दूर जा कर के, वहाँ से करीब 10 मीटर दूर पलटी है, उस पर भी क्रेन से सीधा करके उसको निकाला जा रहा है और उसमें भी जो लोग होंगे उनके व्यवस्था, हम लोग इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, हमारा सारा प्रशासन कर रहा है। कमिश्नर, जहाँ तक सर मुआवजे की बात है, इन सबको मुआवजा भी सरकार की ओर से। तो कानपुर के सचेंडी में मंगलवार देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर एक एसी बस और लोडर के बीच जोरदार भिड़ंत होती है। इस हादसे के बाद बस पलट गई और 17 लोगों की जान इस हादसे में गई है। स्लीपर बस के बारे में बताया जा रहा है कि ये कानपुर से सूरत जा रही थी। इस बस में करीब 115 लोग सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू टीम और पुलिस ने लोडर के जरिए कई घायलों को कानपुर के ही हैलट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। मृतकों में ज्यादातर जो लोग हैं वो एक बिस्किट के कंपनी में काम करते थे। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल के कारण कोरोना की स्थिति लगातार कम हो रही है। कोरोना सुस्त पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान 3T का फॉर्मूला अपनाया था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, और उसका असर अब दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग खत्म होने की दिशा में बढ़ रही है। यूपी के सभी जिलों में इस वक्त कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। नाइट और कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 700 नए केस उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं और एक्टिव केस की संख्या घटकर 12,000 हो गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट बढ़कर 98% हो गया है यूपी में। पिछले 24 घंटों में 2,90,000 टेस्ट किए गए हैं और 2,90,000 टेस्ट में 700 संक्रमित मामले सामने आए हैं। कल की अगर बात करें तो यूपी में 4,22,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, लोगों को टीका लगाया गया है। वैक्सीनेशन में भी यूपी देश में नंबर 1 राज्य बना हुआ है।
अश्विनी द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ सीसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, लगातार टेस्टिंग की संख्या को मेंटेन रखा गया है, 2,90,000 टेस्ट हुए और उसमें संक्रमित जो आंकड़े हैं वो 700 का है। इसका सीधा सीधा ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो 3T का फॉर्मूला था वो कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी जनसंख्या है, 23 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ के रहने वाले हैं, उसके बाद भी जो एक बड़ी संख्या में रोज टेस्ट भी हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,90,000 टेस्ट हुआ है, उसमें से मात्र 700 जो एक्टिव केसेस आए। तो वाकई में राहत देने वाली खबर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए, क्योंकि जिस प्रकार पिछले महीने देखा गया कि स्थिति भयावह थी, लोग मर रहे थे, लोग परेशान थे, एक्टिव केसेस आए दिन हजारों की संख्या में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। साथ ही साथ अगर बात करें जो रिकवरी रेट है, पिछले 5 दिनों की बात करें लगातार बढ़ रहा है, आज जो है रिकवरी रेट 98% तक पहुंच गया। वहीं अगर नए एक्टिव केसेस बात करें तो 2% पे आकर रह गए हैं। साथ ही साथ अगर पिछले 24 घंटे में बात करें वैक्सीनेशन को लेकर के, तो 4,22,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई उत्तर प्रदेश के अंदर। एक ये बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी व्यवस्थाएं अगर सुचारू चल रही तो वाकई में काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं श्रेय पूरा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जिससे उन्होंने पूरी कमान अपने हाथों में संभाली। क्योंकि अगर स्वास्थ्य महकमे की दिक्कत कोई आती है तो जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की होती है, लेकिन इससे इतर जाकर के मुख्यमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी अन्य विभाग से जुड़ी हुई हो। खुद जाकर के जमीन पर जाकर के उन्होंने तमाम जिलों का दौरा किया, वहां की समस्याएं समझी। उसके बाद देखा गया कि तमाम जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों का ट्रांसफर भी हुआ, उन पर कार्रवाई हुई, साथ ही साथ तमाम डीएम बदले गए, एसपी बदले गए। निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का जो TTT फॉर्मूला था, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, वो कारगर साबित हुआ। साथ ही साथ जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया वो कारगर साबित हुआ, जिसका आज ये रिजल्ट आया है कि स्थित है जो इतने बड़े प्रदेश में मात्र 700 केसेस आना कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ जो स्थिति सामान्य हो रही है, जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या मात्र 12,000 प्रदेश के अंदर बची है। अगर अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना करें तो ये आंकड़ा बहुत कम माना जा रहा है। जी चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।